नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी कहानियों की शुरुआत उनके मेन कैरेक्टर के आने से बहुत बहुत पहले हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी गाथा जो सैकड़ों जन्मों तक फैली हुई है और जो बड़ी दिलचस्प बात है, प्राचीन दंत कथाओं को एक आज के राष्ट्र की पहचान से जोड़ती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्राचीन कहानियां आज का इतिहास बनाती कैसे हैं? मतलब ये सिर्फ मनोरंजन तो है नहीं, तो ये इतिहास और हमारी राष्ट्रीय पहचान को बनाने का इतना शक्तिशाली जरिया कैसे बन जाती हैं? चलिए इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इसे समझते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा समय में बहुत पीछे, उन कहानियों के विशाल दुनिया में जिन्होंने बुद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये हैं जातक कथाएं। अब ये सिर्फ कोई आम कहानियां नहीं है, बल्कि ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और जरा सोचिए, ये कितनी पुरानी है। ये 300 ईसा पूर्व से भी पहले की हैं। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कहानियों में से एक है। और इनका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि इनके जरिए नीति और धर्म की बातें समझाई जाती थीं। तो सवाल ये है कि इन सब कहानियों का हीरो कौन है? अच्छा, यहाँ एंट्री होती है बोधिसत्व की। चलिए समझते हैं कि वो कौन थे और उनके कई जन्मों की इस यात्रा का आखिर मकसद क्या था। देखिए, बोधिसत्व वो हैं जो बुद्ध बनने के रास्ते पर हैं। हर जातक कहानी में असल में वो बुद्ध के ही पिछले जन्मों का रूप है। कभी वो जानवर के रूप में जन्म लेते हैं तो कभी इंसान के। और हर जन्म में वो करुणा, ज्ञान, आत्म बलिदान जैसे गुणों को साधते हैं। ये पुण्य और ज्ञान जमा करने की एक बहुत बहुत लंबी यात्रा थी, जो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जन्मों तक चली। और जब मैं कह रहा हूं लंबी यात्रा, तो मेरा मतलब है वाकई बहुत लंबी। आज हमारे पास जो संग्रह है उसमें पूरी 547 जातक कथाएं हैं। 547! ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि बोधिसत्व की ये यात्रा कितनी ही विशाल थी और बुद्धत्व पाने के लिए कितनी लगन की जरूरत थी। इन कहानियों की एक सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनमें जानवरों को किरदारों की तरह इस्तेमाल करके बड़ी गहरी बातें सिखाई गई हैं। जैसे एक कहानी है सिंहशम जातक, जिसमें एक सियार शेर की खाल पहन लेता है, पर जैसे ही बोलता है पकड़ा जाता है। या फिर आराम दूसक जातक में वो बंदर जो भला करने के चक्कर में पौधों को जड़ से ही उखाड़कर पानी देने लगते हैं, है ना? ये कहानियां दिखने में सरल हैं, पर इनका संदेश बहुत गहरा है। तो बोधिसत्व के रूप में ये जो सैकड़ों जन्मों की लंबी तैयारी थी, ये सब आखिरकार एक ऐतिहासिक पल और एक बहुत खास जगह पर आकर अपने अंजाम तक पहुंची। ये था बुद्ध की कहानी का प्रीमियर। और वो मंच था सारनाथ। जी हां, ये वही जगह है जहां बोधिसत्व की इतनी लंबी यात्रा खत्म हुई और गौतम बुद्ध के उपदेशों का सफर शुरू हुआ। उस जमाने में, मतलब बुद्ध के समय में, सारनाथ को दो नामों से जाना जाता था। ऋषिपत्तन, यानी वो जगह जहां ऋषि मुनि आकर रहते थे, और मृगदाय, मतलब हिरणों का जंगल, जहां वो आज़ादी से घूम सकते थे। तो आप सोच सकते हैं, ये नाम ही बताते हैं कि वो जगह कितनी शांत और पवित्र रही होगी। एक महान घटना के लिए बिल्कुल सही जगह। और बस यहीं, इसी शांत जगह पर ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। इस ऐतिहासिक पल को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं से, इसी जगह से बौद्ध धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। लेकिन रुकिए, सारनाथ की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब जरा इसके आर्कियोलॉजिकल सफर को देखते हैं। मतलब इसके सुनहरे दौर से लेकर इसके खंडहर बनने और फिर दोबारा खोजे जाने तक की कहानी। सारनाथ का इतिहास भी ना बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने यहां भव्य स्तूप और स्तंभ बनवाए। फिर आया गुप्त काल, तब तो ये कला का एक शानदार सेंटर बन गया। लेकिन फिर 12वीं सदी में आक्रमण हुए और सब कुछ तहस नहस हो गया। ये जगह सदियों तक गुमनामी में पड़ी रही। और फिर आखिरकार 1905 में जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहां खुदाई शुरू की, तब जाकर इसका खोया हुआ इतिहास फिर से दुनिया के सामने आया। और इस खुदाई में कमाल की चीजें मिली। एक तो है धम्मेक स्तूप, जो आज भी उसी जगह पर खड़ा है जहां पहला उपदेश दिया गया था। फिर था धर्मराज का स्तूप, जिसे अशोक ने बनवाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसे तोड़ दिया गया। और हाँ, एक और चीज थी, अशोक स्तंभ। और इस स्तंभ पर एक ऐसा संदेश था जिसकी गूंज सदियों बाद तक सुनाई देने वाली थी। और यहीं इसी अशोक स्तंभ से हमारी कहानी अपने सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है।
एक ऐसा मोड़ जो इस प्राचीन जगह को सीधे सीधे आज के भारत से जोड़ देता है। सारनाथ से जितनी भी चीजें मिली, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर है अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा, उसका कैपिटल, जिसे हम लायन कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पत्थर की एक नक्काशी नहीं है, ये एक पुल है जो हजारों साल पुराने अतीत को हमारे आज से जुड़ता है। और वो पुल ये है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल एम्ब्लेम जिसे हम सब पहचानते हैं, वो कहीं और से नहीं बल्कि सारनाथ में मिले इसी 2300 साल पुराने लायन कैपिटल से लिया गया है। सोचिए, एक प्राचीन साम्राज्य का प्रतीक आज एक आधुनिक लोकतंत्र की पहचान बन गया। तो देखा कैसे सारी कड़ियां जुड़ गईं। बोधिसत्व की वो प्राचीन कहानियां हमें सारनाथ की ऐतिहासिक घटनाओं तक ले आईं, और फिर वहीं से निकला एक प्रतीक जिसने हमारे राष्ट्र की आधुनिक पहचान को बनाया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हजारों साल पुरानी कहानियां और घटनाएं आज हमारी पहचान बना सकती हैं, तो फिर हमारे आज के समय की कौन सी कहानियां, कौन से विचार और कौन से प्रतीक हैं जो भविष्य की पीढ़ियों की पहचान तय करेंगे? सोचने वाली बात है ना?